हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपने गृह विज्ञान के कुछ और प्रमुख प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें इस बार मैंने मिक्स्ड क्वेश्चन लिया है। तो आपको मैनेजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। मैनेजमेंट के हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट की तरह है। तो अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, सूची 1 है और सूची 2 है। तो सूची 1 में क्या है और सूची 2 नीचे दी हुई है। यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं जिन्होंने इनको किया है। तो मूल्य किसका है और कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया और बजट। तो अगर हम बात करें मूल्य किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, किसका है ये है पारकर का। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पारकर। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्य सरलीकरण। तो हम सभी जानते हैं कार्य सरलीकरण मुंडेल के परिवर्तन के नियम। तो ये किसका है, मुंडेल के परिवर्तन के नियम। ओके, मुंडेल के परिवर्तन के नियम। फिर उसके बाद निर्णय प्रक्रिया मतलब डिसीजन प्रोसेस जो है वो है फॉलेट का सुझाव। किसका, फॉलेट का सुझाव है ये। और बजट ये सब हम जानते हैं किसका है, एंजल्स का नियम है, जिन्होंने कि अपने बजट में किसका अभाव था उनका, तो उनका बचत का अभाव था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये चारों इस प्रकार से सुमेलित होंगे। तो अगर हम मूल्य की बात करें तो मूल्य किसने दिया, पारकर ने दिया। तो इसका मतलब पहले का पहला। अब हम कूट की तरफ बढ़ते हैं तो ए का पहला में 2 ऑप्शन आता है। और फिर जब हम दूसरा देखते हैं कि आपकी निर्णय प्रक्रिया, तो कार्य सरलीकरण, तो कार्य सरलीकरण किसके द्वारा है, मुंडेल के परिवर्तन वर्ग से है। तो ये बी का हमारा जो है यहाँ पर मुंडेल का परिवर्तन वर्ग तीसरे पर है। तो पहला फिर तीसरा हम देखेंगे, फर्स्ट के बाद थर्ड जो है वो आता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी निर्णय प्रक्रिया, सी फॉलेट का सुझाव, फिर उसके बाद बजट की बात करें हम तो ये एंजल के नियम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका यहाँ पर जो बनता है, आपका कूट जो बनता है वो क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लंबाई में ऐसा इस प्रकार प्रश्न था तो सामने सामने नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप इसको सामने सामने से आप इसको समझ लें। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रसार के सिद्धांत क्या है। तो अच्छे प्रसार के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के, 7C है, स्पष्टता है, 3 विधि प्रक्रिया है और पर्चे का उपयोग है। तो जो अच्छे प्रसार का जो सिद्धांत है वो क्या है, हमारे 7C's के अंतर्गत आता है। 7C जैसे आपका क्लियरिटी है, आपका कॉन्सेप्ट है और कंप्लीट है आपका, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से सी करके हैं। तो उसी प्रकार से जो गुड एक्सटेंशन के जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, वो किसके द्वारा कौन कौन से हैं, 7C's हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अंतर्गत आता है। आप इसको नोट डाउन कर लें कि स्पष्ट है, संक्षिप्त है, हाँ पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, स्पष्ट आ जाता है, दूसरे नंबर पर आपका आता है संक्षिप्त आ जाता है, तीसरे नंबर पर आता है ठोस है। जो आपका जो प्रसार, जो अच्छा प्रसार कर, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे वो किसी मॉडल का प्रतिरूप बना करके, चार्ट पेपर पर बना करके, तो इस तरह से आप पपेट शो वगैरह दिखा करके, तो ये अगर ठोस होगा तो वो एक अच्छा मैसेज लेकर के जाता है आपके जो भी ग्राही हैं, मतलब जिनको कि आप अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो तीसरे पे आपका आ जाता है ठोस है। फिर उसके बाद करेक्टनेस, सही होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए। चौथे पे आपका सही हो जाएगा। पांचवें पे सुसंगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। और बात करते हैं कि पूरा और विनम्र। पूरा मतलब क्या आपका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और विनम्र की बात करें हम तो ये आपका लोच पूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपके 7C's ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो अच्छे प्रसार के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका 7C आ जाएगा। ठीक, अगर हम स्पष्टता की बात करते हैं, जो दूसरे नंबर बी है, इसको मैं अलग से इसको बताती हूँ कि ये जो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 7C's हैं। पहला क्या है, आपके 7C's हैं। और सेकंड पर आपका आता है
स्पष्टता। स्पष्टता में क्या हम देखेंगे, एक मिनट, हाँ, स्पष्टता। स्पष्टता की बात करें तो संदेश का यह एक आवश्यक गुण है। स्पष्टता क्या है, यह संदेश का एक आवश्यक गुण है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है तीन विधि प्रक्रिया। तीन विधि प्रक्रिया जो है यह संचार स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह क्या है, संचार स्थापित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आठवां है पर्चे का उपयोग। जो ये आपका डी वाले में आ रहा है वो क्या है, पर्चे का उपयोग। तो पर्चे का उपयोग किस लिए हम करते हैं, किसी भी कोई भी आपका मैसेज है उसको लोकल लेवल पे कन्वे करने के लिए हम पर्चे का प्रयोग करते हैं। और किसी भी संदेश को प्रसारित करने के लिए हम पर्चे का प्रयोग करते हैं, जिसके पर्चे को हम कह सकते हैं क्या, लीफलेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था। अगर गृह विज्ञान जो होम साइंस हमारा विषय है, यह अपने शुरुआती चरण में क्या कहा जाता था, पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान और आपका पारिवारिक विज्ञान, घरेलू विज्ञान, मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर किस नाम से जाना जाता था जब हम गृह विज्ञान की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इसको किसी घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन के हिसाब से आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था, जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ तो उस समय ये क्या कहा जाता था, तो वो ये कहा जाता था घरेलू विज्ञान कहा जाता था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति एवं अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञान को इन शब्दों से परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करने के बाद 7 C's ऑफ एक्सटेंशन की हम लोग बात कर रहे थे कि 7 C's ऑफ एक्सटेंशन में है जो आपका, मैंने हिंदी में आपको बता दिया था कि क्या, स्पष्ट, संक्षिप्त, ठोस, सही, सुसंगत, पूरा और विनम्र आता है। ये 7 C's है। अगर अलग से अगर आपसे पूछ लेता है तो अलग से अगर हम बात करें कि 7 C's की, तो आप इसको नोट कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लियर है, फिर उसके बाद कंसाइज। कंसाइज मीन्स संक्षिप्त, ठीक है। दूसरे पे क्या हो जाएगा, कंसाइज। पहला क्या है, क्लियर है, दूसरा है हमारा कंसाइज है, नोट करें आप। तीसरे नंबर पर है कंक्रीट, तीसरे नंबर पे क्या है, कंक्रीट, ठोस की बात हम कर रहे थे। और चौथे नंबर पर कंक्रीट हो गया, और चौथे नंबर पर हमारा हो जाता है करेक्ट। क्या हो जाता है, करेक्ट, सही होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोहेरेंट होना चाहिए, और कोहेरेंट के बाद कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट के बाद कोर्टियस होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बता दिए हैं। तो आप एक बार और बोल दूं, क्लियर है, कंसाइज है, कंक्रीट है, करेक्ट है, कोहेरेंट है, कंप्लीट है और कर्टियस है। कोहेरेंट की स्पेलिंग अगर आप चाहें तो COHERENT कोहेरेंट है। कंप्लीट आप जानते ही होंगे, और कॉर्टियस में भी COURTEOUS। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, कॉर्टियस हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। मैं सोच रही थी कि आपको 7 C's बता दूं, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में उधर आपको थोड़ा लेट हो गया। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। 127 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में जो भोजन पकने का जो तापमान है वो क्या है, 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें भाप बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यह कैसा होता है, यह एयर टाइट होता है, मतलब इसमें भाप बाहर नहीं। इसी के कारण पानी के उबलने पर बनने वाली भाप उसी बंद बर्तन में एकत्रित होती है,
जिससे बर्तन के भीतर ही दबाव बढ़ता जाता है और साथ ही साथ पानी का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। इस तरह प्रेशर कुकर में पानी लगभग 122 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है 121 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है। अगर खाद्य पदार्थ को कम उबालते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है। रंग सुरक्षित रहता है, ये कुछ एंजाइम्स को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है, और सी है स्वाद बढ़ता है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनको बहुत ज़्यादा ना उबाल करके एकदम गला ना दें, और उनसे क्या लाभ होगा। जैसे अगर आलू को अगर हम बॉयल करते हैं और बॉयल करके एकदम से गला के एकदम मैश कर दें तो क्या उसका टेस्ट आएगा, नहीं। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि कम उबालने से क्या कुछ एंजाइम्स को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है, जी नहीं। खाद्य पदार्थ की यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इससे क्या होता है, उसका उसकी जो यहाँ पर दो आंसर दिया हुआ है जो कि बुक में दिया हुआ है कि उसकी स्वाद में वृद्धि होती है तथा पाचनशीलता बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि इसमें पाचनशीलता का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें पाचनशीलता नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्या करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ एंजाइम्स को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है, मतलब कि पदार्थ की जो खाद्य पदार्थ है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरोफिल इसके संपर्क में फियोफाइटिन में बदल जाता है। किसके संपर्क में फियोफाइटिन में बदलता है, नींबू के रस में, सोडा बाई कार्बोनेट में, या फिर दूध में, या आंच पर। तो जो क्लोरोफिल है वो आंच के संपर्क से फियोफाइटिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, आंच के संपर्क में किस में बदलता है, यह फियोफाइटिन में बदल जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फियोफाइटिन में बदलता है किससे, जब हम उसमें फ्लेम या ताप देते हैं तब क्या होता है, वो फियोफाइटिन में चेंज हो जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति फलों एवं हरी पत्तेदार सब्जियों में सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के कारण होती है। इसकी उपस्थिति मुख्यतः किन किन चीज़ों में होती है, चौलाई, पुदीना, मेथी, सरसों का साग, हरा धनिया, चना साग, मतलब जितनी भी हरी पत्तेदार चीज़ें हैं उनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रह व्यवस्था। देखिए निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि डिफिनीशंस को कैसे याद करें, कुछ कीवर्ड्स को लेकर के आप डिफिनीशंस को याद कर सकते हैं। उसके बाद डिफिनीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको अपने आप वो याद हो जाएंगी। गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। यह किसका कथन है, तो निर्णयों को सम्मिलित किस में किया जाता है, अगर हम पारिवारिक संसाधनों की बात करते हैं तो वहां निर्णयों को सम्मिलित, अगर आप चाहें तो इसको कीवर्ड बना लें, और यह किसका है, R.H. कोटजिन का महोदय का यह कथन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में था ग्रास एवं क्रंडल, R.H. कोटजिन, राजमल पी देवदास, मार्गरेट तथा गुडियर। अगर राजमल पी देवदास की बात करें तो इन्होंने बांध से, मतलब एक पुल से तुलना की है गृह व्यवस्था की, ठीक है। तो यहाँ से आप बांध की बात जब भी आएगी, पुल की बात आएगी, तो राजमल पी देवदास होंगे। और निर्णयों को सम्मिलित करने की बात होगी कि पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित करने की बात होती है, तो R.H. कोटजिन होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है। किसका नुकसान होता है, विटामिन ए का, बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन सी का, कैल्शियम का। तो जब पानी पसाया जाता है ज़्यादा बॉयल करने के बाद, तो इसमें हम सभी जानते हैं किसका नुकसान होता है, यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होता है, क्योंकि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है यह जल में घुलनशील विटामिन है।
नेक्स्ट है सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए: व्यक्तिगत विकास पर, परस्पर सहयोग पर, तुरंत बदलाव पर, केवल आर्थिक विकास पर। तो सामुदायिक विकास, समुदाय की विकास की बात हो रही है, तो हम जानेंगे कि यह किस पर संबंधित मतलब केंद्रित होना चाहिए। तो ये परस्पर सहयोग पर केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात हम करते हैं कि जो सामुदायिक विकास जितनी भी योजनाएं हैं, जब तक कि सबका सहयोग नहीं रहेगा, आपस में परस्पर सहयोग नहीं रहेगा, तब तक उस योजना का हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। सामुदायिक विकास एक ऐसी उन्नति की प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक विकास संस्था तथा संगठन के माध्यम से होते हैं और इनमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी होती है और उपलब्ध साधन का उत्थान कर सकें। नेक्स्ट है आईसीडीएस भारत में कब आरंभ हुआ? तो जो आईसीडीएस है, फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। भारत में स्कूल पूर्व बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य के सुधार के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। कौन कौन इसके अंदर है? इसमें आपका आता है कि धात्री माता, गर्भवती और भारत में स्कूल पूर्व बालक है, स्कूल जाने से पहले वाले बालक हो गए, गर्भवती हो गई और धात्री माता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया गया। ठीक, फिर उसके बाद इसमें टीकाकरण भी आता है, पूरक आहार भी आता है, स्कूल एवं अनौपचारिक शिक्षा भी आती है और एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। आप इसको नोट कर लें, आईसीडीएस के कार्य डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आईसीडीएस भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो अगर हम बात करें तो आईसीडीएस भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1975 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ कार्य करती है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों व औरतों के लिए। तो जो यूनिसेफ का कार्य है वह बच्चों के लिए है। जब यूनिसेफ की स्थापना हुई सन 1946 में, स्थापना कब हुई यूनिसेफ की? 1946 में। फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, उस टाइम ये उसका नाम रखा गया जब इसकी स्थापना हुई। ठीक, इसकी स्थापना हो गई, फिर उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और उस टाइम मतलब ये जो संस्था है इसका प्रारंभ किया गया, लेकिन बाद में जो इसका क्षेत्र है उसको और भी ज्यादा व्यापक बनाया गया। कब? 1953 में। और उस समय जो इमरजेंसी शब्द था इसको हटा दिया गया, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, तो बाद में इसका नाम 1953 में ये इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया 1953 से ही, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है यह विस्तृत करना था। यूनिसेफ पूरे विश्व में, पूरे हर जगह पर बच्चों के लिए कार्य करती है। बैंक खातों के प्रकार, बैंक खातों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो हम बैंक खातों की प्रकार की बात करें, बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि जमा खाता, चालू खाता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब बात हम करते हैं कि जो धन सुरक्षित बैंक खातों के प्रकार, जैसे खाता कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो बैंक पारिवारिक बचत को सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। कौन कौन से? बचत खाता हो गया, फिर चालू खाता हो गया, आवर्ती खाता हो गया और निश्चित अवधि जमा खाता हो गया, संचयी सावधि जमा खाता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं या नहीं, ये सारे खाते बैंक में होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं बल्कि उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 में क्या होना चाहिए था? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हर प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों के द्वारा रंगा जाए तो उस रेशे को क्या कहते हैं? अतिविशेष, हाइग्रोस्कोपिक, उभयधर्मी या सहबहुलक। तो अगर किसी को अम्ल और क्षार दोनों ही प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे उभयधर्मी कहेंगे, मतलब दोनों ही गुण हैं। ठीक है, जैसे उभयचर हम कहते हैं जो जल और थल दोनों पर निवास कर लेता है ना, तो उसी की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि रंजक को अम्ल और क्षारीय दोनों से अगर रंगा जाए तो वो क्या कहलाता है? उभयधर्मी कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। गेस्टाल्टवाद की बात हो रही है। उद्दीपन, अपक्रिया, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, उद्दीपन सामाजिकरण और पुनर्बलन। अंतर्दृष्टि
तो यह जो गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात हम करें तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अधिगम एक व्यापक शब्द है। अधिगम जन्मजात प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। व्यक्ति जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो भी क्रियाएं करता है वे अपनी परिस्थिति के समायोजन स्थापित करने के लिए होती हैं। तो ये गेस्टाल्टवाद की बात कर रहा है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम इसी का है। एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो वो क्या होगा? तो रचनात्मक नमूना, सजावटी नमूना, सतही नमूना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एक सादी पोशाक जिस पर बाहरी सजावट ना हो, ठीक है, दो तरह की डिज़ाइन होती है। ये आपका बाहरी आपकी कोई सजावट ना हो, तो ये आपका जो एक होती है फंक्शनल जिस पर अलग जिसका कुछ कार्य होता है। फिर एक होती है आपकी बाहर से जब हम कोई सजावटी सामान लगाते हैं तो बाहरी सजावट ना हो, एक सादी पोशाक। तो यहाँ पर ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसमें कोई बाहरी सजावट ना हो उसे क्या कहते हैं? हम उसे रचनात्मक नमूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो उसे हम रचनात्मक नमूना कहते हैं। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में बच्चे होते हैं। समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के। इसमें दो ऑप्शन रह गया है, चलिए कोई नहीं, आंसर इसी में से है आपका कि स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में बच्चे होते हैं, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। मतलब कि अगर लड़कियां स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ, तो समान लिंग के होते हैं और मिलती जुलती उम्र के होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा आपका है 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 6 साल का, मतलब आपस में कुछ कभी कभी कुछ मंथ्स का भी अलग अलग फर्क पड़ता है। तो स्कूल जाने की उम्र से तात्पर्य बाल्यावस्था की उम्र से है। स्कूल जाने की उम्र में मतलब स्कूल जाने की उम्र में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चा 5 साल से ऊपर हो जाता है, 6 साल का हो जाता है। उससे पहले की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। तो इस उम्र में बच्चे समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक समूह बनाते हैं। तो स्कूल जाने की उम्र में, तो स्कूल जाने की जो उम्र है उसमें क्या होता है, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के बच्चों के साथ वो खेलते उठते बैठते हैं। नेक्स्ट है, प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर और इस तरह से और 2 लाइनें होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, तो अनुपूरक होगी, चतुष्क होगी या त्रिक होगी? तो यह त्रिकोणीय होगी, त्रिक होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें त्रिक कहते हैं। रंग चक्र में बराबर दूरी पर स्थित 3 रंगों के द्वारा ये रंग योजना बनाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर रेड कलर कर दिए, तो यहाँ पर तो जो यहाँ पर एक कलर हो जाएगा, यहाँ एक कलर हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वह त्रिकोणीय रंग योजना के अंतर्गत आएगी। एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह कम्युनिकेशन कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रसार योजना, बी है कार्यक्रम विस्तार, सी है प्रसार प्रक्रिया या संप्रेषण। तो बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगाइए, कौन सा हो जाएगा हमारा? संप्रेषण। जो संप्रेषण या संचार एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग अपने विचारों, भावनाओं, अपनी अभिवृत्तियों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है? यांत्रिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीकी प्रक्रिया। तो जो ये प्रबंधन है, जो हमारा जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट इज द मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीमित साधनों को एकत्र करने की प्रक्रिया है। इसमें मैनेजर मानवीय साधनों को अमानवीय साधनों के प्रभावी उपयोग की ओर निर्देशित करता है। प्रबंध सामान्य रूप से निर्णय क्रिया है। यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो यह क्या है? होम मैनेजमेंट इज द मेंटल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों के मानक उपकरण बन गया है? फ्रेयॉन, बेंजीन, नियॉन और सल्फर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। और हम सभी जानते हैं कौन सा उपकरण है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी भी हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे समय की कमी हो रही है हम माइक्रोवेव और फ्रिज पर निर्भर होते जा रहे हैं। फ्रीजर में फ्रीज करो और माइक्रोवेव में गरम करो, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेयॉन की बात हो रही है। तो फ्रेयॉन क्या है? गंध रहित प्रशीतन है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों के मानक उपकरण बन गया है। इसका मतलब कि यहाँ रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। ठीक, अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है और लार ग्रंथि है। अगर हम बात करते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी क्या हो जाती है? यकृत हो जाती है। और जब शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछता है तो वहां पर आंसर क्या हो जाता है? तब अग्नाशय हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यकृत मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वह भूरे लाल रंग की होती है। इसका भार करीब 1.5 किलोग्राम होता है। यह चिकना तथा मांसल होता है। यह 2 खंडों में विभाजित होता है। दायां खंड बाएं खंड से बड़ा दिखता है। तो ये हमारा यकृत के बारे में बता दिया गया। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वृद्धि, परिपक्वता, विकास या कोई नहीं। तो यहाँ पर उभरती हुई, विस्तृत होती हुई जो क्षमताएं हैं वो क्या होती हैं? ये हमारी परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी। जैसे जैसे हमारे शरीर में शरीर जो हमारा है वह मैच्योरेशन जैसे परिपक्व होता है, उसी प्रकार से हम हमारे काम में उतनी ज़्यादा कुशलता देखने को आपको मिलती जाती है। तो व्यक्ति उभरती और विस्तृत होती हुई क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, वह क्या कहलाती हैं? वह परिपक्वता कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ आप उसको नोट करें, पेन कॉपी ले करके बैठें। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाते जाएंगे, जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी एग्जाम हॉल में, आपका समय उतना ही ज़्यादा बचेगा। पढ़ाया हुआ अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।